वेलकम टू स्टोरीज ऑफ इंडिया अंकित जी। थैंक यू फॉर हैविंग मी मैम। आज आपकी फील्ड से बहुत सारे सवाल लेकर मैं आई हूँ आपके पास, और मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और हम पॉडकास्ट के लिए मिल पाए। सर, डॉक्टर्स तो मेरे यहाँ मैंने काफी सारे डॉक्टर्स को कवर किया हुआ है और मोस्टली सारी फील्ड से किया हुआ है। आपकी फील्ड थोड़ी डिफरेंट है मेरे लिए, और इसके लिए क्वेश्चंस भी वैसे ही हैं मेरे पास। और मुझे ऐसा लगता है कि हर डॉक्टर से बात करने मैं जब भी बैठती हूँ, मुझे ऐसा लगता है उनकी फील्ड बहुत बड़ी है। मतलब देर आर सो मेनी थिंग्स विच वी कैन नॉट कवर इन वन एपिसोड। सो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहती हूँ कि आपको डॉक्टर बनने का शुरू से ही था, बचपन से? बचपन में जब कुछ समझ में नहीं था तब तो नहीं था डॉक्टर बनने का शौक। लेकिन जैसे समझ में आता गया क्या होता है, मेरे फादर भी डॉक्टर है, मेरी मदर डॉक्टर है, तो उनकी लाइफस्टाइल देख के, उनके अराउंड उनका ऑरा देख के ना मन करता था यार बनना है तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि उनके आसपास 20-50 लोग घूम रहे होते थे। जहाँ हॉस्पिटल में जाते वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वही रहते हैं हमेशा। तो उनको मैंने देख के एज अ रोल मॉडल समझा, और घर में एक रोल मॉडल होना। और बचपन से मेरे फादर हम लोग को हॉस्पिटल ले जाया करते थे। जब मैं लगभग 4-5 साल का था तब से मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। भले ही कुछ काम नहीं आता था तो काउंटर में बैठाते, पैथोलॉजी में बैठाते, बेटा सैंपल कलेक्शन देख ले, बेटा कैश कलेक्शन देख ले। तो एक प्रकार से उन्होंने उसमें बचपन से हमें घुसा दिया था कि ये देखते जाओ, एक्सपीरियंस करते जाओ। जो लोग कहते हैं ना शैडो करना एक डॉक्टर को, क्या होता है कि मैं करके तो देखूं कि क्या है। तो हमको बचपन से एक्सपोजर रहा है। भले ही सर्जरीज का नहीं रहा, कुछ काम करने का नहीं रहा, पर वो स्ट्रेस देखने का, उनकी मेहनत देखने का और उनकी अचीवमेंट्स देखने का रहा है। तो उस समय से हमेशा एक रोल मॉडल मिलते रहा कि डॉक्टर्स का लाइफ कितना अच्छा होता है। ऑब्वियसली स्ट्रगल से भरा था, हमने देखा, लेकिन लगा कि ये कर सकते हैं हम। तो आपने फिर आप जब मेडिकल आपने पढ़ना शुरू किया होगा, या बचपन में जब आपको ये चीज समझ में आई कि मुझे डॉक्टर की फील्ड में जाना है, तो आपको स्पेसिफिकली स्पाइन सर्जन ही क्यों बनना था? बस मुझे तो पता भी नहीं था स्पाइन सर्जन नाम की कोई चीज़ होती भी है करके। सो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो अपना क्या होता है कि कोई, हर बच्चे का अपना एक स्ट्रांग पॉइंट होता है। कोई बायोलॉजी में अच्छा है, कोई फिजिक्स में अच्छा है, कोई केमिस्ट्री में अच्छा है। तो वो जिसमें जो अच्छा होता है वो वैसी फील्ड चूज करता है। तो मैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स में ज़्यादा अच्छा था, तो मेरे लिए मैकेनिक्स समझना, एंगल समझना, लेंथ समझना और जियोमेट्री समझना थोड़ा ज़्यादा आसान होता था। तो ऑर्थोपेडिक में एकमात्र एक फील्ड ऑर्थोपेडिक्स ही है, जो मेडिकल साइंस में ऑर्थोपेडिक्स ही एकमात्र फील्ड है जहाँ पे इन सब का यूज़ होता है। और वो मुझे अपना स्ट्रांग पॉइंट लगा। मेरे फादर भी उस फील्ड से थे, तो मैं देखते रहा था कि किस प्रकार वो काम करते हैं। और एक प्रकार से आप देखेंगे मेडिकल साइंस में तो हर एक अल्फा मेल्स का, जितने भी मेडिकल कॉलेज में होते हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि मैं ऑर्थोपेडिक में ही घुसूं, क्योंकि सारे लड़के वहीं होते हैं। और एक फील्ड ऐसी है जहाँ पे मेल डोमिनेंट फील्ड है। हालांकि अब बहुत सारी फीमेल्स उसमें आ रही हैं, और जो कि अच्छी चीज़ है। लेकिन हमेशा से, पुराने समय से एक टाइम रहा है कि लड़के जो रहे हैं क्लास के बैक बेंचर से लेकर के जो भी बदमाश लोग हैं जो सारे काम कर रहे हैं, वो ऑर्थोपेडिक में ही मिलेंगे आपको। मतलब जैसे इंजीनियरिंग में बोला जाता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लड़के ही रहते हैं ज्यादा। एक्जैक्टली वैसी वो फील्ड ऑर्थोपेडिक्स है। वैसे आपकी फील्ड है जी। लोग का डेफिनेटली उससे ही रुझान जाता था कि सब हमारे जैसे ही लोग रहेंगे और उसमें जाए करके। पर एक इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा था कि इसमें इतना इंटरेस्टिंग चीज़ें थी कि करने के लिए, क्योंकि आप फिजिकली जो कर सकते हैं, जैसे कारपेंट्री जैसा काम ही होता है ऑर्थोपेडिक्स। तो लकड़ी के साथ जो अच्छे से खेल सकता है वो हड्डियों के साथ भी खेल सकता है। जी। ओके, तो चूंकि अब आपकी फैमिली हिस्ट्री ही मेडिकल से रही है और सारे डॉक्टर हैं, तो मतलब दिस इज जस्ट माय पर्सनल क्वेश्चन टू यू कि ऐसा होता है कि आपके यहाँ फिर कभी भी ऑर्थो वाली कोई प्रॉब्लम नहीं आती? नहीं आती है, क्यों नहीं आती। ना, क्योंकि डॉक्टर है तो हम तो ज्यादा अच्छा टेक केयर कर सकते हैं ना शुरू से अपना। बहुत अर्ली डायग्नोज हो जाता है हमारे घर में। अगर कुछ भी किसी को इश्यूज आ रहा है, जैसे किसी को कमर दर्द हो रहा है, किसी को घुटना दर्द हो रहा है, तो अर्लीस्ट फेज में वो डायग्नोज हो जाता है। ये एक अच्छी बात होती है कि हम डिजीज प्रोग्रेस होने नहीं देते अपने घरों में। घर का कोई भी रिलेटिव भी हुआ तो अर्लीस्ट उनको जैसे ही पता चला कुछ है, हमसे कंसल्ट करते हैं, तो हम क्विक फिक्सेस बता सकते हैं। तो बहुत कुछ होता है। पर देखिए, ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं है कि लंबे समय में आती है। कई बार लोग गिर जाते हैं, फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, स्पाइन में स्लिप डिस्क हो जाता है। तो ऐसा भी हुआ है कि परिवार के लोग को मुझे ही ऑपरेट करना पड़ता है ना। ऐसा भी हुआ है कि हो सकता है मेरे भाई को मुझे ऑपरेट करना पड़ रहा है, छोटे भाई को, हो सकता है मेरी बुआ को मुझे ऑपरेट करना पड़ रहा है, मेरी नानी को ऑपरेट करना पड़ रहा है। सो क्लोज फैमिली मेंबर्स होते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को लेके हमारे पास ही आते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उन्हें ऑपरेट नहीं करेंगे, आप उनको कहीं और भेजेंगे। तो जिम्मेदारी खुद ही लेनी पड़ती है और खुद ही अच्छे तरीके से उन्हें ठीक करना होता है। तो
तो जब एक डॉक्टर सर्जरी की फील्ड पे रहता है तो उस वक्त आई गेस वो एक डॉक्टर के ही प्रोस्पेक्टिव से सोचता है। एग्जैक्टली वहां जाने के बाद एक मेडिटेटिव फेज होता है मैम। आपको एक बॉडी का पार्ट दिख रहा है, बस उससे अटैच बॉडी गायब हो जाती है ना। आपको दिख रहा होता है कि मुझे इस हड्डी का रोल ठीक करना है, इसको ठीक रिपेयर करना है। उससे अटैच बॉडी मेरी नानी की है, मेरे भाई की है, मेरी बुआ की है, मेरी चाची की है, वो इरेलेवेंट हो जाती है। सो बहुत ज्यादा फोकस्ड होता है। जैसे अर्जुन का वो महाभारत में वो था ना एक सीन कि जहाँ उससे पूछते हैं कि आपको क्या दिख रहा, तो वो कहता है मुझे मछली की आंख दिख रही है। वैसा ही एक सर्जन का फोकस रहता है कि मुझे बस ये बोन, ये हड्डी टूटी हुई दिख रही है, मुझे इसको जोड़ना है। इससे अटैच बॉडी किसकी है वो इरेलेवेंट हो जाता है। एक कहावत है सर, लोग मतलब मैं मेरी मम्मी को कहते हुए सुनती हूँ हमेशा कि बुढ़ापे में हड्डियां टूट जाती है तो जुड़ती नहीं है। तो ऐसा सच में है? बोन्स बहुत वीक हो जाती है मैम। क्या होता है, हड्डी जुड़ने के लिए हड्डी का नया बनना बहुत जरूरी है, और वो कैपेसिटी एक एज के बाद बहुत कम होने लग जाती है। इस कारण बुढ़ापे में जब हड्डी जुड़ टूट जाती है तो जुड़ना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं कि जुड़ती नहीं है, पर जुड़ने में बहुत दिक्कत होती है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि अब मॉडर्न मेडिसिन से वो सब पॉसिबल हो गया है कि हम दवाइयाँ दे सकते हैं जो बचपन में जिस प्रकार हड्डी जुड़ती थी उसी को रेप्लिकेट कर लेता है। वो एक टेरिपेराटाइड नाम का दवाई होती है जिसको हम चालू करते हैं तो वो नई बोन बनाने लग जाता है इवन ओल्ड एज में। तो उसके नई दवाइयों के कारण से ये सारी प्रॉब्लम्स अब ऑब्सोलीट हो सकती है, कुछ समय में हो जाए। लेकिन अगर दवाइयाँ नहीं रहे, नेचुरल फेज अगर हम दें कि हड्डी अपने आप जुड़े, तो दिक्कत बहुत ज्यादा होती है। आप हमेशा से किस टाइप के, बचपन में एक बच्चा होता है ना, क्योंकि बॉयज तो बहुत नटोरियस होते हैं, तो चंचल होते हैं, उनका दिमाग बहुत सारी जगहों पे चलता रहता है। तो आपका पैशन आपके चाइल्डहुड से मैच करता हुआ लगता है आपको? मैं आजकल की डेफिनेशन में जो गीक कहते हैं ना, कि अपनी दुनिया में मस्त है और हर चीज को खोल के देखना, उसको एनालाइज करना, मैं उस प्रकार का मेरा बचपन रहा है। बहुत ज्यादा मैं लोगों से मिलता जुलता या खेलता नहीं था, अपने में मस्त रहता था। लेकिन उसके कारण क्या हुआ कि मैंने थिंकिंग बहुत ज्यादा की है बचपन में, सोचा बहुत चीजों के बारे में ज्यादा है और डिटेल एनालिसिस बहुत हुई है। तो उससे वो माइंड वैसे ही डेवलप हो जाता है आपका कि आप किसी भी चीज को डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और बचपन से हर किसी की पर्सनैलिटी वैसी ही रहती है कि आप जैसे बचपन में है वैसे ही आगे आके खुलते हैं। तो कि मैंने आपकी रील्स देखी हैं काफी सारी। हाँ, मैं एग्जैक्टली वो जानती तो नहीं जो आप अभी अभी रिसेंटली छेड़ा छेड़ी पे बना रहे हैं। नहीं नहीं, छेड़ा छेड़ी नहीं, सॉरी, हरेली पे। हरेली पे जी। तो उसको देखकर मुझे ऐसे लगा कि आपका नेचर भी थोड़ा मस्ती वाला है कि हर एक चीज ट्राई करना है और ये करके देखना है कि क्या है और कैसे है। तो आपके घर का ही कल्चर है वो, या फिर आप हर चीज को करके देखना चाहते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो हमेशा से हम लोग ना बचपने से हर किसी के साथ खेले कूदे हैं। ऐसा नहीं रहा है कि हम डॉक्टर के बेटे हैं तो मेरे दोस्त सारे डॉक्टर के बच्चे हो या उस कैटेगरी के लोग हो। बहुत अच्छी चीज मेरे बचपन में हुई कि हमने सारे कैटेगरी के नीचे से ऊपर तक के बच्चों के साथ खेला है। तो हमने बाटी भी खेला है, भौरा भी खेला है, गेड़ी भी चलाई है, जो गाँव में खेलते हैं। उसके बाद हमने क्रिकेट फुटबॉल भी खेला है, हॉकी बास्केटबॉल भी खेला है, जो कि स्कूल में और अच्छे हायर स्टैंडर्ड के बच्चे खेलते हैं। तो एक हर जगह का एक्सपोजर होने का ना अपना फायदा हुआ है कि मैं हर किसी से रिलेट कर पाता हूँ अभी, कि हर प्रकार के सोशियो इकोनॉमिक स्टेट के बच्चों के साथ मैं रहा हूँ, उनका लाइफ देखा हूँ, उनकी स्ट्रगल्स देखा हूँ, उनके खेल देखा और सब में मस्त रहा हूँ। तो बचपना ऐसा रहा तो वो एक एडवांटेज लगता है कि मैं रिलेट कर पाता हूँ बहुत चीज़ों से। और गेड़ी वगैरह हम बचपन से ही चलाते हैं क्योंकि मेरे घर के आसपास गांव के बच्चे रहते थे कुछ, उनके साथ भी खेलते थे हम। क्योंकि मुझे देखने में लगता है कि ये टफ है, ये चलता कैसे होगा। बचपन में सीखना बहुत आसान है। बचपने में तो क्या होता है, गिरने का कोई डर होता नहीं है, तो आप उस समय सीख गए तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी सीखना मुश्किल है, बट क्योंकि एक छत्तीसगढ़ की कल्चर का पार्ट है, इसलिए मेरे फादर ने बहुत कोशिश की थी कि ये हम बच्चों को आना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ से हम हैं और बहुत जरूरी है कि हम इसको आगे लेके जाएं। अगर हम नहीं सीखेंगे, अगर मैं भूल जाऊंगा, तो हो सकता है मेरी अगली जनरेशन तो बिल्कुल ही ना अटेम्प्ट करे। मैं अपने बच्चों को भी कोशिश कराते रहता हूँ सिखाने का, उनके लिए छोटा सा मैंने गेड़ी बनवाया है। ओ जी। सर आपको प्रैक्टिस में कितने साल हो गए हैं ऑलमोस्ट अब? मुझे रायपुर आके लगभग 9 साल हो रहे हैं मैम अभी। तो रायपुर में मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन की तरह 9 साल से काम कर रहा हूँ। स्पाइन सर्जरी करते हुए एक्सक्लूसिवली मुझे 6 साल हो चुके हैं यहाँ पे। तो इन 9 सालों में आपको कभी कोई ऐसा केस रहा है जो आपको याद रहा हो या आपके लिए बहुत स्पेशल रहा हो?
बहुत से केस रहे हैं मैम, जैसे कुछ खास करके ये केसेस ना बच्चे होते हैं जो हमें याद रह जाते हैं हमेशा। कुछ एक एक बीमारी होती है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। इसमें क्या होता है कि हड्डी इतनी कमज़ोर होती है कि एक ऐसा हाथ लगने से हड्डी टूट जाती है ना। तो मेरे पास एक बच्चा आता था कि मेरे फादर के समय से आ रहा था, वो आता है हमारे पास कि उसका पैर टूट गया। चलो हमने एक बार ऑपरेशन किया, 6 महीने बाद फिर उसका हाथ टूट जाता था। फिर दूसरे 6 महीने बाद उसका दूसरा हाथ टूट जाता, फिर वो जो टूटा था उसके नीचे टूट जाता पैर। तो बच्चा बेचारा हर 6-7 महीने में मेरे पास आते रहता था और उसका कोई इलाज नहीं था हमारे पास उस समय। कि तो उनकी सफरिंग देख करके लगता था कि भगवान ने क्यों इसको ऐसा दुख दिया है। पर होता है, क्या करेंगे, हमको भी उसके ट्रीट करना पड़ता है, उनके पेरेंट्स का दुख देखना पड़ता है वैसा। तो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के बच्चे बहुत याद रह जाते हैं आपको, क्योंकि वो आपके परमानेंट पेशेंट बन जाते हैं। एक बार बच्चा है तो ऐसा नहीं कि वो एंड हो जाएगा वहाँ पे। कुछ दवाइयाँ भी नहीं आ रही है, लेकिन सक्सेसफुल इतनी नहीं रही है उसकी ट्रीटमेंट। तो खासकर बच्चे जो इस बीमारी से जूझते हैं वो हमेशा हमें याद रह जाते हैं। सर, जैसे आजकल के ज़माने में जो अभी यूथ है, आपको हॉस्पिटल में किस टाइप का क्राउड सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है ट्रीट करने के लिए? मैम, क्योंकि मैं एक स्पाइन सर्जन हूँ, मुझे यूजुअली जो पेशेंट्स आते हैं वो हर एज के मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक 10-12 साल के बच्चे को स्पाइन में तकलीफ नहीं हो रही है। तो हर एज की अपनी अपनी चैलेंजेस होती है। आजकल जो यंग एज में मुझे पेशेंट्स देखने मिल रहे हैं, जो अर्ली टीन्स में जो आ रहे हैं लोग, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि लोग एक्सरसाइज करना ही भूल गए हैं, लोग खेलना ही भूल गए हैं। लोग स्कूल जाएंगे, स्कूल के बाद ट्यूशन जाएंगे, उसके बाद कोई और क्लास जाएंगे, लेकिन एक्सरसाइज का कोई समय है ही नहीं। या फ्री खेलने का, फ्रीडम का कोई टाइम ही नहीं है बच्चों के पास। एक के बाद एक के बाद एक क्लासेस रहती हैं और हर चीज स्ट्रक्चर इतना ज्यादा हो गया कि बच्चा अपनी फ्रीडम छोड़ देता है। धूप में खेलना, धूप में बस बैठे रहना, आजकल देखोगे ही नहीं किसी को। हाँ, धूप का तो है। तो जो आपके पास जो यंग यूथ आता है, स्पेशली उनमें क्या प्रॉब्लम ज्यादा होती है? मैम, वो पोस्चर रिलेटेड बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है उनको, खास करके नेक पेन हमारे यूथ को हो रहा है जो कंप्यूटर्स पे लंबे समय काम करते हैं। तो वो अगर गलत पोस्चर पे काम कर रहे हैं, अर्गोनॉमिक्स से ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो नेक पेन से रिलेटेड बहुत पेन होने लग जाता है उनको। सिमिलरली लोअर बैक पेन होता है क्योंकि गलत पोस्चर है, डाइट बराबर नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है। ये सब कंपाउंडिंग फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण छोटी सी बीमारी बढ़ते ही बढ़ते जाती है। तो ये जो हमारा डेस्क जॉब है, हमको बैठ के जो इतनी देर तक काम करना है, बहुत सारे होते हैं जो कंप्यूटर जॉब्स जिनकी रहती है, तो उनको फिर जो पेन स्टार्ट होता है, जैसे मेरे कजन ब्रदर को था रिसेंटली, मुझे भी नहीं पता था, बट ही वॉज इनटू बेड रेस्ट फॉर अ मंथ। उसे भी कुछ नेक पे यहाँ पे प्रॉब्लम आई। तो मैं एग्जैक्टली समझ नहीं पाई बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर, तो मुझे उतना समझा नहीं। तो अब उसे डॉक्टर ने कहा है कि आप ऐसे झुक के कोई काम नहीं कर सकते, मतलब अब उसने अपने सारे लैपटॉप्स कंप्यूटर्स वो इस लेवल पे रखकर करता है। तो ये वाला जो प्रॉब्लम शुरू होता है, ये शुरू किस चीज से होता है? ये गलत पोस्चर के कारण ही शुरू होता है मैम। अगर आप किसी चीज को लंबे समय तक ऐसा झुका के रखेंगे तो इनवेरिएबली कभी ना कभी वो फेल होगी। तो उसके लिए मसल अगर वीक हो, बोन्स वीक हो, तो ये फेल बहुत इजीली हो जाती है। अर्ली एज में फेल होने का कारण ये भी रहता है क्योंकि आप सोचिए, आप कॉलेज लाइफ से अगर कंप्यूटर पे कोई काम कर रहा है और जॉब आते तक 10-15 साल हो गए हैं उसको, तो ये गर्दन ऐसे झुके झुके आदत जो पड़ जाती है, इसी कारण गर्दन में बहुत स्ट्रेन पड़ रहा है और वो डिस्क कभी ना कभी किसी की फेल हो जाती है। अब हर किसी की फेल क्यों नहीं होती? क्योंकि किसी के जेनेटिक्स अच्छे होते हैं, किसी के जेनेटिक्स पुअर होते हैं। जिनके जेनेटिक्स पुअर है, मतलब उनके पेरेंट्स के से उनको जो जीन्स मिले हैं अच्छी स्ट्रांग बोन्स के, अच्छे स्ट्रांग डिस्क के नहीं मिले हैं और वो फेल जल्दी हो जाते हैं इसलिए। जी। तो ये किस मेजर तक, मतलब कहाँ तक मेजर इसका हो सकता है अगर कोई इग्नोर कर रहा है तो? I have seen people develop paralysis also if they ignore it too much. क्या हुआ है कि कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा इग्नोर किया, नेक पेन हो रहा है, नेक पेन हो रहा है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो उनके एक बड़ा सा डिस्क का टुकड़ा निकल के नर्व को दबा देता है। और ऐसे कोई डराने की बात नहीं कि पैरालिसिस हो जाता है, इट्स अ रेयर ऑफ रेयर थिंग्स। बट एक बड़ा डिस्क हर्निएशन होकर के सर्वाइकल नर्व को अगर कंप्रेस करेगा तो हाथों में पैरालिसिस और पूरी बॉडी में पैरालिसिस हो सकती है। तो इट्स अ सीरियस थिंग जिसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। एक्सरसाइज से ठीक हो सकता है। 99% यू नीड इज ऑल यू नीड इज एक्सरसाइज। ओके। डॉक्टर की जरूरत बहुत कम पड़ती है। जी। जी। जैसे हम कैल्शियम की बात करते हैं,
नॉर्मल डॉक्टर्स या हम किसी से बोलते हैं ना कि मेरे बोन्स में पेन हो रहा है, तो सब ये बोलते हैं कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी। जैसे मुझे भी रहता है बैक पेन, बट मेरा कैल्शियम मेरी रिपोर्ट में तो नहीं आया उतना नेगेटिव कि मुझे कमी हो रही है इस चीज की। तो फिर ये क्या चीज होती है? व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज हमारा जो अभी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बना है, कुछ चीज़ें तो साइंटिफिक है लेकिन कुछ चीज़ें मार्केट ड्रिवन भी हो गई हैं। मार्केट ड्रिवन इन द सेंस कि बहुत सारी कैल्शियम की कंपनीज हैं जो पुश करती हैं कैल्शियम देने पे, है ना। आपने कैल्शियम सैंडोज का हमने बचपन में ऐड देखते थे कि कमर दर्द डॉग की शेप पे बॉक्स आता था। में आता था। सो बहुत सारी चीजें ना फार्मा कंपनी मार्केटिंग के द्वारा पुश करती है। डॉक्टर्स भी इनवेरिएबली उसमें झांसे में आ जाते हैं कि ओके ये इन्होंने डेटा निकाल के लाई है कि इसको देने से अच्छा होता है, एंड साइंटिफिकली हो सकता है उतनी स्ट्रांग ना हो वो डेटा। तो जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, कैल्शियम की जरूरत फीमेल्स में 45 के ऊपर मेनोपॉज के बाद ही पड़ती है, या पेरी मेनोपॉज, मेनोपॉज जब आने वाला है उसके बाद देने में फायदा है। उसके पहले कैल्शियम से ज्यादा जरूरी होता है एक्सरसाइज एंड विटामिन डी, है ना। हमारी जो इसकी 100% स्टडीज हैं जो पाई है कि आपको बोन स्ट्रांग करनी है, कैल्शियम खाने से स्ट्रांग नहीं होगा, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा और एडिक्वेट विटामिन डी होना चाहिए बॉडी में, तभी स्ट्रांग होगा। बाकी जो लोग पुश करते हैं वो हो सकता है अनसाइंटिफिक हो या मार्केट ड्रिवन हो, या हो सकता है उनको पता ही ना हो कि ये काम नहीं करता है, क्योंकि हर कोई दे रहा है। आप मेडिकल कॉलेज में भी देखेंगे कि कोई कमर दर्द का मरीज आता है तो लिखते हैं कैल्शियम लिख दो, विटामिन डी लिख दो, ये सब तो एम्पेरिकली दिया जा रहा है, एंड हो सकता है उसका साइंटिफिक बेसिस इतना ज्यादा ना हो। तो हम लोग अपनी प्रैक्टिस में कैल्शियम देना ऑलमोस्ट बहुत कम कर दिए हैं। देना भी होता है तो हम कहते हैं कि नेचुरल आपके जो सोर्स हो सकते हैं डाइट के उसी में लो आप कैल्शियम, क्योंकि जो खा रहे हैं आपको पता भी नहीं है वो किस सोर्स से आया है। अगर आप वेजिटेरियन है तो हो सकता है वो मरीन सोर्स से आ रहा है जिसके लिए आपको एक्सेप्टेबल ना हो, है ना। तो इट बेटर है कि आप जो डाइट में ले सकते हैं वो ले। विटामिन डी का बहुत अच्छा रोल है बोन हेल्थ में, कैल्शियम इतना ज्यादा नहीं है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो सर बहुत लोगों को B12 डी की हमेशा ही निकलती है, तो इसके पीछे का कॉमन फैक्टर? सो विटामिन डी की डेफिशिएंसी मैम अभी अभी देखने मिल रही है, पहले इतनी नहीं होती थी। जो मुझे लगता है इसका कारण है, एक ये है कि हमारा सन एक्सपोजर ऑलमोस्ट जीरो हो गया है। कि मैं पर्सनली भी देखता हूँ, मैं सुबह से अगर उठ के हॉस्पिटल जाता हूँ 8:30-9 बजे और रात को 9 बजे वापस आता हूँ तो मुझे सनलाइट कभी मिला ही नहीं है। तो मुझे अगर सनलाइट नहीं मिलेगा तो मेरी बॉडी सिंथेसाइज ही नहीं कर सकती। विटामिन डी हमारे खाने में नहीं होता है, विटामिन डी हमारी बॉडी खुद बनाती है। तो वो कैसे बनाती है कि हमारे स्किन पे कोलेस्ट्रॉल होता है, उसमें यूवी रेस पड़ती है, अल्ट्रावायलेट रेस, उसके रिएक्शन से विटामिन डी बनता है, हमारे स्किन में बनता है। अगर आप सनब्लॉक लगा देंगे पूरे स्किन में, विटामिन डी नहीं जनरेट हो सकता उतना ज्यादा। इसीलिए थोड़ा सा मैं स्केप्टिकल रहता हूँ जब कहते हैं कि हमेशा सनस्क्रीन लगाओ। या तो आप सनस्क्रीन लगा रहे हो तो आपको विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि उनका देखा गया है कि विटामिन डी लेवल कम रहता है सन एक्सपोजर के बावजूद भी। पर एक बैलेंस बनाना जरूरी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सनस्क्रीन ना लगाए, लेकिन थोड़ा सन एक्सपोजर भी जरूरी है, एक हेल्दी अमाउंट। जी। जैसे कि हम एक तो कैल्शियम और इसका सोर्स एक मिल्क का भी रहता था कि दूध पीने से कैल्शियम वगैरह बनता है, तो आपको लगता है कि ये अभी भी ऐसा होता है? हाँ हाँ हाँ, डेफिनेटली दूध में बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि दूध हर किसी के लिए अच्छा हो। एक एज के बियॉन्ड दूध नुकसान भी करता है। एक्चुअली मिल्क में एक इंसुलिन डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर नाम की चीज होती है जो कि आपकी ग्रोथ में हेल्प करती है। तो बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है कि उसकी बॉडी की ग्रोथ करा रही है, लेकिन मेरे जैसी एज में अगर मैं दूध ज्यादा लूंगा तो मेरी ग्रोथ ऐसे हॉरिजॉन्टली कराएगी, मेरा फैट बढ़ते जाएगा, है ना। तो मुझे वो नहीं चाहिए अभी। सो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर एक गाय के बच्चे के लिए बना है ताकि वो गाय का बच्चा अच्छे से बड़ा हो। वो हम अगर लेंगे तो हम भी बड़े होंगे, लेकिन तो मतलब ये एक मिथ है कि एक सर्टेन टाइम के बाद हम भी अगर आज के डेट में दूध पी रहे हैं तो हमारे लिए मतलब नहीं, बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं है मैं कहूंगा। इवन बहुत सारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मना करते हैं आजकल एक्सेस मिल्क कंज्यूम से। हाँ, आजकल तो बहुत सारी चीजों से मना ही हो तो जाता है। क्या होता है, जो पहले हम अनसाइंटिफिकली या बिना रिसर्च के बोलते थे ये अच्छा है, ये हेल्दी है, अभी देखा जा रहा है कि उसके बिना भी आप सस्टेन कर सकते हैं। तो दूध ऐसे कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन एक्सेस पीना, और जेनेटिक्स भी बहुत कुछ होता है। जैसे जो लोग पंजाब हरियाणा तरफ के हैं उनको मिल्क बहुत अच्छा सूट करता है, वो रोज का 1 लीटर दूध भी पी सकते हैं, उनको डाइजेस्ट होता है। लेकिन वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ तरफ के लोग, उड़ीसा तरफ के लोग, उनकी जिनका जेनेटिक्स अलग है, जो मिल्क से एक्सपोज नहीं रहे इतने ज्यादा, वो मिल्क कंज्यूम करेंगे तो उनका पेट आने लगेगा, वो चौड़े होने लगेंगे। सो डिपेंड ऑन योर जेनेटिक्स, आप कहाँ से हैं वो भी डिपेंड करता है कि आपको क्या डाइट सूट होता है।
आप जैसे आजकल सर टेक्नोलॉजीज काफी मॉडर्न हो गई है और ट्रीटमेंट्स काफी अपग्रेड हो चुके हैं, तो जो सर्जरीज आज की डेट में होती हैं स्पाइन वगैरह की, ये किस हद तक सक्सेसफुल रहती हैं? पहले क्या होता था मैम, स्पाइन सर्जरी का नाम सुन के ही ना लोग कहते थे कि कुछ भी करा लो, स्पाइन सर्जरी मत कराना, तुम अभी तो चल रहे हो, अगले बार बिस्तर पे आ जाओगे ऑपरेशन के बाद। तो ये बहुत बड़ा एक मिथ नहीं कहूंगा, ये रियलिटी था कि लोग अगर पूरी पब्लिक का परसेप्शन ऐसा है कि स्पाइन सर्जरी नहीं कराना है, तो उसके पीछे उन्होंने कुछ बैड एक्सपीरियंस देखे थे। वो इसलिए भी था क्योंकि स्पाइन सर्जरी में मॉर्बिडिटी बहुत थी। मॉर्बिडिटी का मतलब वहां पहुंचने के लिए साथ में हम डैमेज बहुत ज्यादा करते थे जहां तक टारगेट तक पहुंचना था। और क्योंकि इतने एडवांस टेस्ट नहीं थे, एमआरआई उतना एडवांस नहीं था, तो हमको पता ही नहीं होता था कि इस मरीज को क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है और कैसे ठीक होगा। बहुत कुछ, क्योंकि इवॉल्विंग फील्ड थी, तो एक ट्रायल पे होता था कि हो सकता है ये इनकी नस को दबा रहा होगा, इसको निकालने से ठीक हो जाना चाहिए। जैसे जैसे अब वो इवॉल्व होते गए, हमको समझ ज़्यादा अच्छी आती गई है। अभी के एरा में स्पाइन सर्जरी की मॉर्बिडिटी बहुत कम हो गई है। हम जो पहले स्पाइन सर्जरी इतने बड़े इंसिजन से करते थे, आज वो इतने बड़े इंसिजन से करते हैं। 1 सेंटीमीटर से भी छोटा इंसिजन होता है जिसको एंडोस्कोप की मदद से करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपकी कोई मसल नहीं कटती, बोन्स का एकदम एक विंडो बना के काम किया जाता है। पूरी बोन्स को काट के नहीं निकालते, कोई लिगामेंट नहीं काटते हैं। जहां पे टारगेट है, जहां पे नस दब रही है, वहीं पे जाके काम करते हैं और वापस आ जाते हैं। तो इन द सेंस कि जो बीमारी थी सिर्फ वो ट्रीट हुई, आसपास कुछ डैमेज नहीं हुआ, तो रिकवरी बहुत तेज होती है। यूजुअली मेरे पेशेंट्स, जैसे आज कल रात को मैंने जिनका ऑपरेशन किया, आज मैंने उनको ट्रायल के लिए सुबह 5 मंजिल चढ़ा के ले गया। कैन यू इमेजिन, 5 फ्लोर्स ही कैन क्लाइम ऑन डे 1। तो ऐसे 2 पेशेंट जिनका हमने कल ऑपरेशन किया था, आज उनको 5 मंजिल हमने फ्लोर चढ़ा के कल वीडियो डॉक्यूमेंट भी किया कि ये पॉसिबल है करके। और ये तभी पॉसिबल है जब आप नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को डैमेज नहीं कर रहे हैं, केवल जितना टारगेट है जहां पे आपकी डायग्नोसिस बहुत सही होनी चाहिए इसके लिए, ताकि आपको पता रहे कि सिर्फ यहीं पे नस दब रही है, आपको कोई एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है। तो ये जब तक मॉडर्न एमआरआईज नहीं आए थे, ये सब पॉसिबल नहीं था। इस वजह से पहले रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं थे, अभी बहुत अच्छे हो गए। पर अगेन इसमें सर्जन फैक्टर बहुत बड़ा पार्ट रोल प्ले करता है, क्योंकि सर्जन की अगर ट्रेनिंग उतनी अच्छी नहीं है, डायग्नोसिस उतना सही नहीं है, तो कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी आप दे दीजिए और वो फिर भी डैमेज कर सकते हैं बहुत जगह पे। और सर जैसे जो नए नए सर्जन बनते हैं, तो फिर उनके लिए तो मुश्किल होता होगा क्योंकि लोग मोस्टली एक्सपीरियंस के ही पास जाना पसंद करते हैं, तो वो किस तरीके से फिर अपने आप को वो एक्सपीरियंस्ड में काउंट? मैम, ये बहुत डिफिकल्ट पाथवे होता है हर किसी के लिए। किसी के लिए आसान नहीं है कि 0 से चालू करके 100 सर्जरी तक भी पहुंचना। तो क्या होता है, शुरू में तो आप किसी सीनियर डॉक्टर के साथ ही काम करते हैं। धीरे धीरे उनके, जब सीनियर डॉक्टर को आपके काम पे, आपके हुनर पे भरोसा हो जाता है, तो वो आपको हो सकता है कुछ अपनी सर्जरीज करने दे दे, फिर धीरे धीरे कुछ इंडिपेंडेंट करने दे देते हैं। और धीरे से आप फिर उनके पेशेंट से मिलजुल के आप अपना रैपो बनाते हैं, बताते हैं कि मैंने आपका ऑपरेशन किया। धीरे धीरे होता है। एक सर्जन की ग्रोथ बहुत स्लो होती है, कि भले ही आपको नॉलेज है, आपको स्किल है, लेकिन लोग विश्वास नहीं करेंगे। खासकर स्पाइन सर्जरी पे लोगों का डॉक्टर पे विश्वास होना बहुत मुश्किल काम होता है। कोई नहीं चाहता कि किसी जवान लड़के पे मैं अपना स्पाइन दे दूं कि आप कर लो करके। बट अगेन, अगर आप अच्छा काम करते हैं, आप स्किल्ड हैं, आप कुछ लोगों से चालू करते हैं, उनके वीडियोस, टेस्टिमोनियल्स लेते हैं और अपने आप की खुद की मार्केटिंग, खुद की ब्रांडिंग आप करते हैं, तो ये पॉसिबल है, कर सकते हैं आप। मैंने जैसे एक ये चीज भी है, स्लिप डिस्क का जो है मैटर, ये किसी भी एज में होता है? हाँ मैम, जो मैंने स्लिप डिस्क जो अर्लीस्ट एज में ऑपरेट किया है वो है 12 साल। तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकते कि 12 साल के बच्चे को स्लिप डिस्क हो सकता है, और वो भी दुबला पतला बच्चा था, कोई देख के बोलता भी नहीं कि इसको स्लिप डिस्क कैसे हो गया। 12 साल की एज में भी मैंने ऑपरेट किया और मैंने 98 की एज में भी ऑपरेट किया है। तो किसी भी एज में हो सकता है। और इसके डूज एंड डोंट्स क्या रहते हैं, क्योंकि अब ये बहुत कॉमन सा हो गया है, और ऐसा होता है कि जिनको स्लिप डिस्क हो जाता है फिर वो लॉन्ग रन में उनको ट्रबल हमेशा ही बना रहता है? हमको ये समझने की जरूरत है मैम कि स्लिप डिस्क हुआ क्यों है, तब हम समझ सकते हैं कि लॉन्ग रन में कैसा होगा। बेसिकली अगर कुछ लोगों की तो जेनेटिक्स ही पुअर रहती है, कि उनके स्पाइन की बनावट ही उतनी अच्छी नहीं है कि वो वेट को सस्टेन कर पा रहे हैं, इसके कारण उनकी डिस्क अर्ली फेल हो जाती है। उनके कैनाल की साइज बहुत छोटी रहती है, कि थोड़ा सा डिस्क हर्निएट हुआ नहीं कि उनकी नस दब जाती है। तो अगर वैसे जेनेटिकली प्रीडिस्पोज हैं तो उनको तकलीफ बहुत अर्ली आ जाती है। अगर जेनेटिकली अच्छे हैं लेकिन वो अपनी लाइफस्टाइल ही खराब रखे हैं,
तो आप अगर उनको ठीक कर दिया और फिर से वो वैसी लाइफस्टाइल में कंटिन्यू कर रहे हैं तो उनको वापस से स्लिप डिस्क हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा कि हमारे गांव में महिलाएं जो खेतों में काम करती हैं वो पूरा 90 डिग्री झुक के रोपा लगाना, वो धान की कटाई करना सब काम करती है, पूरा 90 डिग्री झुक जाती है, घुटना सीधा रहता है, कूल्हे से पूरा झुकते हैं। तो वैसे स्टेज में क्या देखा गया है कि उनकी हड्डियां बहुत सारी महिलाओं में ऐसे खसकने लग गई है, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस 30-40 साल वो ऐसे काम कर रही है, बचपन से काम कर रही है, तो हड्डी खसक जाती है। हम उनको ऑपरेट करके अगर सीधा भी कर दें और वो गांव में जाके फिर से काम करेगी तो फिर खसक जाएगी। सो उनके लाइफस्टाइल पे भी बहुत डिपेंड करता है कि ये बीमारियां क्यों हो रही है। हर किसी को तो नहीं होती, पुरुषों को नहीं हो रही है वो बीमारियां, क्योंकि पुरुष घुटने के बल बैठ के काम कर रहे हैं, वैसे झुक के काम नहीं कर रहे। महिलाओं को ही हो रही है वो चीजें। तो वो उनके किस प्रकार काम करते हैं और कैसा उनका जेनेटिक्स है उस पर बहुत फर्क पड़ता है कि स्लिप डिस्क कैसे होगा और कैसे ठीक होगा। जी। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको अगर पोस्चर गलत होता है तो उसके इफेक्ट्स उनको कब, मतलब कब पता चलने हमको चालू होते हैं? मैम इसमें कोई ऐसा टाइम बाउंड नहीं है। एज अर्ली एज 12-13 ईयर्स में लोग बच्चों को कमर दर्द चालू हो जाता है। आप देखेंगे कुछ बच्चे होते हैं जो बोलते हैं मैम मैं क्लास में बैठ नहीं पा रहा हूँ। आजकल बच्चों को लिखने में भी बहुत प्रॉब्लम है कि कलाइयों में लिखने में जो बोलते हैं बहुत सारे है। मेरा खुद का बेटा है, वो भी मुझे लिखने में बहुत दर्द होता है यहाँ कलाइयों में। तो मुझे वही लगता है कि एंकल में, फिर उसकी होम ट्यूटर थी, उन्होंने बोला मैम मेरे भाई को भी होता था, फिर हमने शंख पुष्प पिलाई, फिर वो ठीक हो गया, ये वो। तो कई बार कम रहता है। हाँ, बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि क्या ये सच में ऐसा है, मेडिसिन देना पड़ेगा? क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो हम इतना फ्रिक्वेंटली टेस्ट नहीं कराते ना हर चीज का, कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो आप ऐसे कुछ सजेस्ट करते हैं कि बच्चों का कुछ स्पेसिफिक टेस्ट वगैरह कराना चाहिए? टेस्ट की, अगर आपके बच्चे धूप में नहीं खेल रहे हैं, वो काले नहीं है अगर, है ना, अगर धूप में खेल के वो सांवले नहीं हो गए हैं तो आपको पता है कि इसमें विटामिन डी की कमी है। तो आज की डेट में तो सर बच्चों का टाइम भी तो स्कूल का ऐसा है कि वो तो निकल नहीं सकते हैं। सप्लीमेंटेशन करते हैं। तो जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, हम दोनों को रोज 1-1 ml विटामिन डी पिलाते ही हैं। अच्छा, छोटे हैं तब से। तो ये किस एज तक देना चाहिए? ये 15-16 साल तक दे सकते हैं आप। अच्छा, बचपन से, जब से पैदा हुआ है तब से देना चालू हो जाता है। हाँ तब तो दिया जाता है, वो तो है। कंटिन्यू करना होता है। ओके, तो 400 इंटरनेशनल यूनिट रहता है, वो डेली का मेंटेनेंस डोज है कि दिन भर की उसकी बोन की ग्रोथ के लिए जो चाहिए, अगर वो धूप में नहीं खेल रहा, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो ये तो बहुत मेजर है। मैंने तो बहुत कम ही पेरेंट्स को देखा है विटामिन डी हमेशा देते हुए। मतलब बचपन में शुरू में 2-3-4 साल तक देते हैं, फिर वो इतने लंबे एज तक नहीं, लाइफ लॉन्ग देते हैं बहुत सारे लोग। लाइफ लॉन्ग दे सकते हैं क्योंकि वो केवल मेंटेनेंस डोज है, वो दवाई वाला डोज में नहीं देते हैं। वो छोटी सी ड्रॉपर से ड्रॉप देना पड़ता है, 1 ml बस, तो उससे मेंटेन हो जाता है। अच्छा, विमेंस में जैसे आप बता रहे थे बोन का बहुत इश्यू होता है, तो प्रेगनेंसी के बाद बोन्स काफी वीक हो जाती हैं, और मेनोपॉज से पहले या उसके बाद के भी, तो उसमें आप कुछ केयर सजेस्ट करते हैं? पहले हम प्रेगनेंसी का डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद फीडिंग का बहुत बड़ा एक रोल रहता है, जिसमें फीडिंग में बच्चे को जो दूध जाना है उसमें बच्चों का कैल्शियम विटामिन डी भी जाना है पूरा। तो मदर से ही जाएगा वो पूरा। अगर मदर स्ट्रांग नहीं है तो बच्चे तक भी नहीं जा पाएगा, लेकिन वो मदर से ड्रेन करता है पूरा जो मिल्क जाएगा। तो इसलिए मदर्स को प्रेगनेंसी के दौरान भी और प्रेगनेंसी के बाद भी कैल्शियम, आयरन, विटामिन डी लेने बोला जाता है। और अगर वो सप्लीमेंटेशन नहीं ले रही है तो उनके डाइट में होना चाहिए। बहुत मुश्किल होता है डाइट में इतना ज्यादा कैल्शियम लेना, तो इस कारण से मदर्स वीक हो जाती है अगर वो कैल्शियम सप्लीमेंट्स नहीं ले रही हैं प्रेगनेंसी के बाद, जब वो फीड कर रही हैं खासतौर पे। सेकेंडली क्या होता है, हमारा इंडिया में कल्चर है कि प्रेगनेंसी के बाद मदर्स की केयर कुछ ज्यादा ही करते हैं लोग, है ना। आपने देखा होगा पूरा ऐसे बांध देंगे, 2 महीना उठना नहीं, तुम्हारी मालिश होगी, चलना नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना। यही चीज आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखेंगे तो हो सकता है हफ्ते भर में मदर वापस अपने घर के काम करना चालू कर देती है, वो बर्तन भी धो रही है, घर की सफाई भी कर रही है, क्योंकि उनको इंडिपेंडेंट रहना पड़ता है, उनके पास कोई मेड नहीं है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो जो वेस्टर्न मदर्स है उनका देखा गया है कि उनकी पोस्ट प्रेगनेंसी रिकवरी बहुत स्ट्रांग रही है, और इंडियन मदर्स की वीक इसलिए रही है क्योंकि वो ज्यादा आराम कर रही है। वो उनको एक्सरसाइज में रिटर्न करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है ना। कुछ अगर नॉर्मल डिलीवरी से हुआ है, कोई सीजर से हुआ है, तो भी कहते हैं कि नहीं अभी 6 महीने कोई एक्सरसाइज नहीं करना, बट वो रिकमेंडेशन है ही नहीं कुछ ऐसी, साइंटिफिक नहीं है वो। जितना अर्ली एक्सरसाइज करें उतना अच्छा है। रिटर्न टू वर्क आप जितना जल्दी करें,
और योगा या कोई ना कोई कोर्स ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस एंड वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपकी मसल्स एंड बोन स्ट्रांग रहेगी। सिर्फ कैल्शियम लेने से स्ट्रांग नहीं रह सकते। बहुत लोग, आपने एक और प्रेगनेंसी का मिथ पूछा, तो बहुत लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी के बाद मेरे को कमर दर्द चालू हो गया क्योंकि मुझे सुई लगाई थी स्पाइनल की, है ना, डिलीवरी हुई थी तो एक सुई लगाई थी कमर में, उसके बाद से वो सुई उन्होंने गलत लगा दी तो मेरे बच्चे हमेशा से कमर दर्द चालू हो गया। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। वो सुई इतनी बारीक होती है कि कोई डिस्क तक पहुंच ही नहीं पाती है ना। तो ये कमर वीक हो जाती है प्रेगनेंसी के बाद, एक्सरसाइज नहीं करते, इस कारण से कमर दर्द वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। पहला जानी मैम का हमने किया हुआ है पॉडकास्ट, नीरज मैम का। उनसे भी मैंने ये सवाल पूछा था कि लोगों को ये मिथ है कि स्पाइन में इंजेक्शन लगता है एनेस्थीसिया वाला जो, तो वो हमको उसके बाद से ही होता है। और अभी भी बहुत से गांव में जगह जगह पे लोगों को सी सेक्शन से सिर्फ इसीलिए मना किया जाता है अपनी बहुओं के लिए, बेटियों के लिए, कि नहीं वो इंजेक्शन है, फिर वो लाइफ लॉन्ग का पेन रहेगा, वो हमेशा रहेगा, तो नॉर्मल डिलीवरी में ही जाना चाहिए। बट मैम ने भी फिर उस वक्त हमको क्लियर किया था कि उनका ये कहना था कि हम अपने पोस्चर सही नहीं रखते। उन्होंने भी यही कहा था कि जब बेबी फीड कर रहे हो आप, तो आप ऐसे झुक के बैठोगे, आपका एंगल ही सही नहीं है, तो वो तो फिर आप पे डिपेंड कर रहा है ना कि आप वो कर रहे हो। हम ट्रेनिंग दे के भेजते हैं कि क्या करना है, बट लोग करते नहीं फॉलो। जी, तो ये मेन रोल है। ओके, अब मेरा एक सिंपल सवाल है कि अगर आप डॉक्टर नहीं होते सर, तो फिर आप क्या होते? प्रोबेबली एक इंजीनियर होता मैं। अच्छा। सो मेरा माइंड थोड़ा इंजीनियरिंग माइंड ही है। मैं बचपन से किसी चीज़ को खोलना, वापस बंद करना और देखना कि क्या चीज़ काम करती है क्या नहीं करती है, ट्रबल शूट करना। घर में कुछ भी डिवाइस आता था तो उसको खोल देता था, तो मुझे देखने नहीं देते थे कि क्या है ये तो वो ट्रबल शूट का माइंड अभी भी मेरे लिए काम कर रहा है, क्योंकि स्पाइन फील्ड ही ऐसी है जिसमें ट्रबल शूटिंग का काम होता है कि आपको ढूंढना है कि किसी के पैर में दर्द हो रहा है तो हमारे पास ऑप्शन रहता है कि कहाँ कहाँ से वो चीज़ें खराब हो सकती है, ब्रेन से लेके यहाँ तक कि उसको दर्द क्यों हो रहा है। तो मैं अच्छी फील्ड में हूँ, मैं डॉक्टर हूँ तो, लेकिन स्पाइन सर्जरी में आके मुझे अपने कोर वैल्यूज से साथ कनेक्ट करने मिलता है, क्योंकि मैं ट्रबल शूट कर पाता हूँ कि क्यों दर्द हो रहा है और कैसे ठीक होगा, ये क्या खराब हुआ है। जी, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे चेस्ट से लगा हुआ जो हमारी किडनीज और ये हमारी बोन्स हैं, कई बार ऐसा होता है कि उनमें भी अचानक से पेन उठता है। तो उसका रीजन क्या होता है, जो फिर ऐसा लगता है ब्रीदिंग प्रॉब्लम आने लग गई ऑल ऑफ सडन? तो इससे भी कुछ कनेक्ट करता है, बोन का ही कुछ है ये लेना देना, या फिर कुछ और? नहीं मैम, बोन्स के कारण यूजुअली इधर कहीं दर्द यूजुअली नहीं होता है कि कभी कभार होगा। बोन्स का पेन एक बार ऐसा होता है कि चालू हुआ तो चालू रहेगा, ऐसा नहीं हुआ कि आज दर्द हुआ कल बंद हो जाएगा। यूजुअली जो अगर पेट में आपको दर्द हो रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है, विटामिन डी के कमी के कारण हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कार्टिलेज होते हैं जिसको विटामिन डी चाहिए अच्छे फंक्शनिंग के लिए। इसके अलावा गैस के कारण बहुत लोग को दर्द होता है, जो सोचते हैं मुझे हार्ट अटैक आ गया। है ना, लोग हार्ट अटैक आ गया बोलते हैं, वो असल में वो एसिडिटी रहती है जो यहाँ पे दर्द कर रहा होता है। इसके अलावा एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है लोगों में, है ना। आपने नोटिस किया होगा कि पहले लोग घबराते इतने ज्यादा नहीं थे जो आजकल एंजाइटी में बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो पैनिक अटैक्स बहुत कॉमन हो गए। छोटी सी चीज होती है, हल्का सा दर्द होता है, और क्योंकि आपने देखा है कि आप न्यूज में हम पढ़ते हैं कि 34 इयर्स का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का आज हार्ट अटैक से डेथ हो गया। आपको लगता है अरे मेरे साथ तो नहीं हो गया ये कुछ। तो वो जो नेगेटिव न्यूज हमारे आसपास घूम रही होती है ना, कई लोग उससे रिलेट कर जाते हैं, और जो छोटी छोटी चीजें रहती है उसके कारण, एंजाइटी एंड पैनिक अटैक्स के कारण भी बहुत सारे दर्द। तो रिब्स का पेन जो उठता है लोगों को, वो किस चीज से कनेक्ट करता है? 2-3 कारण ही है मैम रिब्स के पेन के। विटामिन डी सबसे पहला कारण होता है कि अगर दर्द हो रहा है तो। सेकेंडली, रिब में अगर आपको निमोनिया वगैरह भी हो रहा है, किसी को चेस्ट में इन्फेक्शन है, खांसी है, तो उसके कारण भी वो रिब को इरिटेट करता है। एंड एक बहुत रेयर कॉज होता है जिसमें स्पाइन, अगर रिब्स के पीछे जो स्पाइन जुड़ी हुई है उसमें अगर कोई कंप्रेशन आ रहा है ना उसमें, तो वो भी रिब्स के अलोंग पेन करता है। कभी कभी एक हर्पीज जोस्टर नाम का भी इन्फेक्शन होता है जो एक साइड रिब्स में पेन करता है। हाँ, ये मैंने सुना है कई लोगों को, वन साइडेड वो स्वेल हो जाता है। स्वेल हो जाता है, पूरे फफोले आ जाते हैं, सिस्ट जैसे कुछ एग्जैक्टली, हाँ, सिस्ट बन जाते हैं, और वो बहुत एक्सट्रीमली सीवियरली पेनफुल होता है। आजकल अमिताभ बच्चन जी भी इसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि शिंगल्स का इलाज है करके, उसकी एक वैक्सीन होती है, इसको शिंगल्स कहते हैं।
बेसिकली जो चिकन पॉक्स होता है, बचपन में होता है तो चिकन पॉक्स कहते हैं, वही चीज अगर वापस से वही वायरस रीएक्टिवेट हो जाता है बुढ़ापे में तो उसको शिंगल्स कहते हैं। तो शिंगल्स क्या करता है, आपकी नर्व्स को बहुत बुरी तरह इरिटेट कर देता है, और जहां जहां नर्व फैली है वहां वहां जाके फफोले पैदा कर देता है। तो इसमें बाहर से दिखता है कुछ? बाहर से तो सिर्फ सिस्ट ही समझ से दिखेंगे, सिर्फ सिर्फ दिखेंगे, अंदर से आप अंदर से कुछ देख नहीं सकते हैं, बट ये आपको बाहर से ही डायग्नोस करना पड़ता है कि ये नर्व के डिस्ट्रीब्यूशन में हुआ है, क्योंकि वो एक नर्व के डिस्ट्रीब्यूशन में होता है वहां पे शिंगल्स जब होता है तो आपको देखना पड़ता है कि उस डिस्ट्रीब्यूशन में, और यूजुअली एक साइड होता है, साइड होता है। तो ये बहुत पेनफुल कंडीशन है, इसके लिए आजकल वैक्सीन आती है। अगर किसी को चिकन पॉक्स हो चुका है या नहीं भी हुआ है तो वो अगर ये वैक्सीन लगाएंगे तो ये एक ओल्ड एज में आकर के एक पेनफुल कंडीशन। तो सर चिकन पॉक्स तो लेकिन कम एज में होता है, मोस्टली बचपन में ही हो जाता है, और फिर ये रिप का ये वाला ये क्या होता है कि ये रीएक्टिवेट हुआ जब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी एज के साथ कम होते गई, तो वो वायरस रीएक्टिवेट हो गया किसी कारण से, और वो एक नर्व में जाके सो गया था। ये एक वायरस है जो कि पूरी आपके जीवन उस नर्व में बैठा था सोते हुए डॉर्मेंट स्टेज में, जैसे आपकी इम्यूनिटी कमजोर हुई वो वापस रीएक्टिवेट हो गया। तो इसके लिए क्या प्रोसेस रहता है इसे फिर ठीक? वैक्सीन होती है मैम, बस इसके लिए प्रोसेस, अगर आपको बीमारी हो गई है तब तो एंटीवायरल लेना पड़ता है, तो इसकी दवाई आती ऑपरेट वगैरह करते हैं हम जो सिस्ट वगैरह? इट इज जस्ट अ मेडिकल मैनेजमेंट होता है, दवाई लेनी पड़ती है, बट द मेन थिंग इज वेरी पेनफुल कंडीशन है। किसी को भी वो 10-15 दिन का वो एक्सट्रीम सीवियर पेन जो होता है वो ना हो तो ज्यादा अच्छा है। ऑपरेशन से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वायरस को आप ऑपरेशन से नहीं निकाल सकते, आपको दवाई ही देनी पड़ेगी एंटीवायरस, उसी से ठीक होगा वो। हाँ, शिंगल्स कभी भी किसी को आप देखेंगे कि अगर वो बहुत ज्यादा फटीक हो रही है, किसी घर में शादी है जैसे, है ना, बहुत टेंशन है, बहुत फटीक है, इधर उधर काम हो रहा है और शादी और निपटते तक उनको शिंगल्स हो जाता है, तो इम्यूनिटी गिर जाती है। आप क्रॉनिक फटीग में रहते हैं तो स्ट्रेस के कारण, क्रॉनिक फटीग के कारण ये रिएक्टिवेट होता है, ये देखा गया है, स्ट्रेस के कारण हो गया है। हाँ, क्योंकि मैंने देखा है कि स्ट्रेस ट्रिगर करता है ऐसे लोगों को बार बार। जब भी आप क्रॉनिक फटीग में जाएंगे, सोने नहीं मिल रहा है, किसी के एग्जाम्स जैसे हुए, वैसे तो ओल्ड एज में होते नहीं है, या कोई ऐसा हुआ कि उसको 5-6 दिन जगराता करना है, कुछ ऐसा समय हो रहा है कि सो नहीं पा रहा है, वैसे चीजों के बाद में ट्रिगर हो जाता है। जी, ये भी बहुत बात करते करते काफी सारी मेजर चीजें हैं जो मेरी लिस्ट में भी नहीं है, पर मुझे आपसे बात करते करते मैं समझ आ रही है कि हाँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट इट, बिकॉज रिप्स वगैरह के पेन वगैरह को इतना सीरियस लेते नहीं है लोग। हो रहा है, कईयों को तो लगता है ये तो गैस ही है, घूम फिर के बॉडी में 90% टाइम वही रहता है। हाँ, बट अगर किसी को रिपीटेड कोई चीज हो रही है, दैट मीन्स दैट्स नॉट द सेम एसिडिक प्रॉब्लम ना। जी सर, आपसे तो इतनी सारी बातें मैंने कर ली और इतने सारे सवाल मैंने पूछ लिए। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि अगर आपको अपनी फील्ड में या सिस्टम में, हेल्थ केयर सिस्टम में कोई एक बदलाव करना हो तो वो क्या होगा? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा कि हमारी इंडिया में ना बहुत सारे अलग अलग पैथीज चलती है, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, ये सब, तो बहुत सारे लोग अपने आप को सुपीरियर इन्फीरियर देखते हैं। मैं चाहूंगा हर किसी को साइंटिफिकली एक लेवल पे लाया जाए। आयुर्वेदिक की भी जो ट्रीटमेंट से बहुत अच्छी है ना, मैं चाहूंगा हमको भी वो पढ़ाया जाए यार, है ना, हमको भी लेप लगाना सिखाया जाए, क्योंकि आपने बोन सेटर्स का नाम सुना होगा ना, खींच के हड्डी बैठाते हैं, उनकी हड्डी आप देखोगे कि 1 महीने में जुड़ जाती है, और हम मॉडर्न मेडिसिन से प्लास्टर लगाते हैं, हमारी 2.5 महीने में नहीं जुड़ती। तो कुछ तो अच्छा कर रहे हैं वो लोग, पर उनके में कमी क्या है, उनके पास एक्सरे मशीन नहीं है तो वो तिरछा जोड़ देते हैं। तो हम दोनों अगर मिलके काम कर लें, बोन सेटर्स अपनी टेक्नोलॉजी हमसे शेयर करें, हम अपनी टेक्नोलॉजी उनसे शेयर करें, लेकिन ये वो ईगो बैटल जो रहता है ना कि मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बना हूँ और तुम तो गांव में बैठ के हड्डी बैठा रहे हो, चटका रहे हो, तो ईगो के कारण ये पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी हमको, उनकी लर्निंग्स हमको ट्रांसफर होती रहे, हमारी लर्निंग्स उनको ट्रांसफर होते हैं और एक हेल्दी वे में ट्रांसफर होता रहे, तो बहुत अच्छा हमारा हेल्थ केयर और डेवलप हो सकता है। क्योंकि इंडिया में इतना रिच कल्चरल हेरिटेज रहा है हमारे हेल्थ केयर का, आयुर्वेद इतना अच्छा रहा है कि उसको डेवलप करने की जरूरत है, हमारे साथ में मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। हम जो कोई दवाई लाते हैं तो उसके पीछे ट्रायल्स करते हैं कि काम करती है कि नहीं करती, पूरी मॉडर्न स्टडीज होती है, वो आयुर्वेदिक की हर दवाइयों पे हम करते जाएं और उसको एक ग्लोबल स्टेज पे ले जाएं, अगर हम मॉडर्न डॉक्टर्स ही, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जी। अब
बात करते हैं सर, आपने रिसेंटली कुछ समय पहले अपनी जीटी मस्टैंग खरीदी है जो कि ग्रीन कलर की है, और उसकी काफी सारी रील आपकी फेमस वायरल हुई है हमारे रायपुर में। तो आपको ये कार लेने का कब था, मतलब कहाँ से आपको ये आया क्रेज कि मुझे ये वाली लेनी है गाड़ी? 2016 में फोर्ड इंडिया में मस्टैंग लेके आया था। एक्चुअली उसी समय पहली बार हुआ जब फोर्ड ने इसको राइट हैंड ड्राइव में बनाया था। इसके पहले थे 1964 से मस्टैंग्स बन रही है, लेकिन अभी तक केवल लेफ्ट हैंड ड्राइव में आती थी। तो हम मूवीज में तो देखते थे, बचपन में लड़कों का शौक रहता है जेम्स बॉन्ड की मूवी देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो मस्टैंग एक बहुत आइकॉनिक कार है जो पुराने समय से हमको देखने को मिली थी। पहली बार 2016 में राइट हैंड ड्राइव में बनाई गई, और उसके बाद इंडिया में उन्होंने लॉन्च किया। तो तब ऐसा लगा कि ये तो रीचेबल है, कुछ तो है इसके अलावा। नहीं तो बाकी लैम्बोर्गिनीज है, ये सब स्पोर्ट्स कार देखते थे जो कि 2-3 करोड़ के ऊपर की थी, तो लगता ही नहीं था ये अटेनेबल है, या इतना बड़ा नंबर होता था ना कि लगता नहीं था कि एक आम आदमी इसको कभी चला भी पाएगा, शायद ये सिर्फ सेलिब्रिटीज के लिए है। तो एक मस्टैंग हालांकि सस्ती नहीं है, अमेरिका में तो 35 लाख की आती है, इंडिया में वो उस समय 65 लाख की थी जब लॉन्च हुई थी, तब एक शोरूम प्राइस। तो उस समय देख के लगा था कि नहीं, ये इंडिया के कॉमन मैन की नहीं, पर थोड़ा सा जो एस्पिरेशनल है उसके लिए तो कर सकते हैं करके। तो उस समय मेरा मन हो गया था कि लेना है, और उस समय 2016 में ही मैंने डिसाइड किया था कि इसको मैं जब 30 साल का होऊंगा उससे पहले लेना है। हालांकि कोविड आ गया करके मैं ले नहीं पाया, और बहुत सारी थी कि हम उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। मैं 31 साल पे लिया, लेकिन वो एक टारगेट मैंने फिक्स कर लिया था कि मुझे इस 5 साल के अंदर इतनी मेहनत करनी है कि मैं इस लेवल तक पहुंच सकूं कि एक स्पोर्ट्स कार ले लूं। एक टारगेट रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने जो देखा है कि मेरी लाइफ में, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे एग्जाम्स होते हैं, तो हमारे साल भर का जो कोर्स होता है वो हम एक हफ्ते में पढ़ लेते हैं ना। एग्जाम के पहले एक हफ्ता 15 दिन में हम पूरा कोर्स पढ़ जाते हैं, लेकिन साल भर भी अगर पढ़ने बोले तो नहीं पढ़ सकते। तो अगर दिमाग में प्रेशर रख देंगे आप कि मुझे ये इतने तारीख तक चाहिए, इतने तारीख तक करना है, तो वो रास्ता निकल जाता है। तो वही लाइफ में हम कन्वर्ट करें, तो मैंने 5 साल का प्रेशर रखा था कि मुझे 5 साल में ये करना है, तो इसके पीछे करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड में चलता गया फिर। आप कार रैलीज वगैरह में भी पार्टिसिपेट करते हैं, हाँ हाँ। और फिर आप एक सर्जन हैं, तो ये दोनों चीजें बहुत डिफरेंट टाइप की हो जाती हैं। हम लोग जो कार रैलीज में जाते हैं मैम, वो बहुत ही अलग प्रकार का रहता है। जो नॉर्मल कार रैलीज या कुछ ऐसे रहते हैं जिसमें कि कोई नियम का पालन नहीं होता, राउडीनेस होता है, वो हमारी कभी रैलीज में आपको देखने नहीं मिलेगा। बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड रहता है, और हर कोई ट्रैफिक नियम का पालन करते हैं। बहुत सा बार हमारे साथ इवन ट्रैफिक पुलिस भी साथ चलती है, ताकि हम लोगों को अवेयरनेस डेवलप करा पाए कि आप कितनी भी महंगी, कितनी भी अच्छी पावरफुल कार में चल रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक आपके लिए भी सेम है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है एक, क्योंकि हम पब्लिक फिगर हैं, बहुत बच्चे हमको देखते हैं, और अगर हम ही मिसबिहेव करेंगे, अगर हम गलत तरीके से गाड़ी चलाएंगे, रैश ड्राइविंग करेंगे, तो हमारा फ्यूचर जनरेशन हमको देख के वैसे ही इम्प्लीमेंट करेगा। जैसा कि सर आपकी ऐसा हुआ है कभी कि आप सर्जरी, आज आपकी सर्जरी और कल आपका रोड ट्रिप है कहीं? बहुत बार हुआ है। जैसे एक बार एक इंसिडेंस मैं आपको बताता हूँ कि मेरी सुबह मुझे 5 बजे एक जगह निकलना था, मुंबई के लिए मैं जा रहा था, ड्राइव करके जा रहा था, और रात को 10:30-11 बजे एक पेशेंट आ गए, वो भी यूपी से, ट्रेन से आए कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे सीवियर पेन है, और आते पूरी रिपोर्ट करा के आए थे कि मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत है, और सुबह सुबह 5 बजे मेरे निकलने का शेड्यूल था। तो अब मेरे पास ऑप्शन यही था कि या तो मैं उनको पोस्टपोन करूं, वापस भेजूं, क्योंकि मैं तो एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूं, और वो इतने दूर से सिर्फ मेरे लिए आए थे। तो मुझे 3 बजे उठ के उनका ऑपरेशन करना पड़ा, और उनको अकोमोडेट करके, उनको ठीक करके, ये वेरीफाई करके वो अच्छे हो गए, फिर मैं निकला। तो बहुत बार होता है कि हमारे ट्रिप्स, क्योंकि हमारे पास काम इतने ज़्यादा हो जाता है कई बार कि हमारे बहुत सारे ट्रिप्स कैंसिल भी होती है वैसे। अभी रिसेंटली मेरा भुवनेश्वर में एक कॉन्फ्रेंस था 3 दिन का, लेकिन जब मेरी फ्लाइट थी, मेरे पास 8 लोग पेंडिंग थे। मतलब 8 लोग मेरे चेम्बर के बाहर बैठे कि मेरा ऑपरेशन कर दो, और मेरी 2 घंटे बाद फ्लाइट है, तो मुझे ऑब्वियसली कैंसिल करना पड़ा। वो मेरे पूरे टॉक थे वहाँ, 3 दिन का विजिट था, सब जगह कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि लोग आपसे इतना एक्सपेक्टेशन लेके आ जाते हैं दूर दूर से। मेरे साथ क्या होता है कि मैं जिस फील्ड में हूँ, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, उस पर बहुत कम डॉक्टर्स हैं, और खासकर ये ईस्ट इंडिया के पार्ट में बहुत कम लोग हैं जो इस स्किल से वो काम कर पाते हैं। तो हमारे पास झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आसाम, पूरा नॉर्थ ईस्ट, यूपी, यहाँ सबसे पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो अगर वो कोई वहां से आ गया और आप बोलो नहीं मैं आपको नहीं करूंगा, आप हफ्ते भर बाद आना, तो वो प्रैक्टिकल नहीं लगता। जी, आपके जब पेशेंट्स आते हैं जिनकी सर्जरीज होती हैं, सब होते हैं, उन्होंने देखी है आपकी मस्टैंग वाली रील?
कुछ लोग ने देखी है जो इंस्टाग्राम बोलते हैं वो आने के बाद कि सर आपकी गाड़ी है, वो वाली रील देखी थी मैंने आपकी। लोग, बहुत से बच्चे जिनके पेरेंट्स की मान लो सर्जरी हो रही है, तो या किसी घर वाले की सर्जरी हो रही है, तो उसका बच्चा आके बोलता है, क्योंकि बच्चे इंस्टाग्राम पे देख लेते हैं, पेरेंट्स इंस्टाग्राम पे नहीं है। यूट्यूब पे मेरा मस्टैंग का कोई वीडियो मैं नहीं डालता हूँ, तो मेरे बहुत से क्लाइंट्स जो आते हैं वो यूट्यूब देख के आते हैं, तो उनको नहीं पता होता है, लेकिन उनके बच्चों को पता होता है। जी। हम्म। अब आपके साथ काम करने वाले और भी अदर डॉक्टर्स होंगे, क्योंकि आपका गायत्री हॉस्पिटल जो आपका है वो आपके फादर से आपको जनरेशन टू जनरेशन आप लोग उसको मेंटेन कर रहे हैं। जी। हॉस्पिटल मैनेजमेंट करना टफ है या इजी टास्क है? मैम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट ना ह्यूमन काम ही है। आप ह्यूमन मतलब इंसान के इमोशंस, उनके नीड्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। इवन पेशेंट्स बस नहीं, आपके स्टाफ के, कि किसी को छुट्टी चाहिए तो किसी के घर में फंक्शन है, तो आपको हर किसी को बैलेंस करना है और हर किसी के मन का नहीं करने दे सकते ना। अगर आप बिजनेस चला रहे हैं तो आपको हर किसी को बांध के रखना पड़ता है, बस उनको इंसेंटिवाइज करना पड़ता है कि आप इसी इंस्टीट्यूशन से जुड़े रहें। तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स काम है जो बहुत अच्छी तरीके से मेरे फादर करते हैं। मैं अभी ऑपरेशंस में ही अपने सर्जरीज में ही काम करता हूँ, मेरे फादर पूरा मैनेजमेंट करते हैं मेरा। जी। तो एक टीम वर्क होना, फैमिली होना बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसे केस में, जब क्योंकि एक डॉक्टर के लिए संभव नहीं है हर कुछ खुद कर पाना। उनके अगर मैनेज करने के लिए उनके कोई फैमिली का हो या कोई अच्छा मैनेजर हो जो टीम को अच्छे से मैनेज करके रखे, एक जगह से बांध के रखे, तो बहुत ज़रूरी होता है वो। जी। और जो जितने भी लोग अभी मेडिसिन की पढ़ाई करते हैं, आपको लगता है कि अभी भी डॉक्टर्स बनने में बच्चों का उतना ही क्रेज है जितना पहले था? ये अभी भी उतना ही सीरियस लिया जाता है जितना पहले लिया जाता था? मैम, मुझे नहीं लगता कि मैं एक सही पोजीशन पे हूँ ये कमेंट करने के लिए कोई सीरियस है कि नहीं है। ऑब्वियसली हर प्रकार के लोग आते हैं, उसमें बहुत से लोग होते हैं जो बहुत सीरियस हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं, और उसके साथ में कुछ ऐसे भी लोग आ जाते हैं जो शायद ग्लैमर देख के पहुंच गए हैं, जो यहाँ पहुंच के उनको रियलाइज होता है कि इतना हार्डवर्क मेरे लिए नहीं है भाई, इतना स्ट्रगल इतना करने के बाद भी मुझे उतना रिटर्न नहीं मिल रहा। एंड ऑब्वियसली बहुत बच्चे अभी मुझे देख के इंस्टाग्राम पे देखते हैं, वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैं आपके जैसे ही बनना चाहता हूँ, आपके जैसे सक्सेस पाना चाहता हूँ, आपके जैसे पैसा कमाना चाहता हूँ। मैं उनको सबसे पहला चीज़ बोलता हूँ, भाई तुम अगर पैसे कमाने के लिए यहाँ आ रहे हो तो बिल्कुल मत आना, क्योंकि मैं एक रेयरिटी हूँ जो कि सक्सेसफुल हो पाया हूँ। ज़रूरी नहीं हर कोई इतने इंटेलिजेंस, इतना मेहनत के बाद भी सक्सेसफुल हो। वो ईश्वर ने साथ दिया है, फेट रहा है करके मैं अपने काम में सक्सेसफुल हो पाया हूँ, कि जो मॉनेटरी गेन्स आपको दिख रहे हैं, है ना, तो ज़रूरी नहीं हर किसी को हो। और अगर पैसा कमाना है तो डॉक्टरी के अलावा बहुत सारी और फील्ड है जहाँ इससे बहुत ज़्यादा पैसा है। अगर आप उतनी मेहनत किसी और चीज़ में करोगे और आपका पैसा कमाना ही उद्देश्य है, तो आप ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। इस फील्ड में आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाओगे, क्योंकि मेडिकल फील्ड एक ऐसी है जहाँ आप अगर मनी माइंड से घुस रहे हो और आपको वो रिटर्न्स नहीं मिल रहे, अगर आप सर्विस माइंड से नहीं हो कि आप कि कुछ बदलना है, कुछ किसी को अच्छा करना है, उस माइंड से नहीं घुस रहे हो, तो आप बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे या आपका ग्रोथ नहीं दिखेगा। क्योंकि आपका जैसा विजन रहता है, कि जैसे आपकी सोच रहती है वैसे आपके एक्शंस बनते जाते हैं, एंड पीपल कैन सी दैट। हर इंसान, पेशेंट भी आपको देख सकता है कि कौन डॉक्टर मनी माइंडेड है और कौन सर्विस माइंडेड है। एक विजिट डॉक्टर्स की काफी फील्ड को कई सारे डॉक्टर्स की वजह से काफी डैमेज हुआ है मैम, डेफिनेटली हुआ है, क्योंकि काफी लोग हॉस्पिटल्स, जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां जाना जल्दी प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम यहाँ गए तो हमको जरूर कुछ ना कुछ निकाल देगा डिजीज और हमको लमसम अमाउंट्स पे करने। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट मैम, बट यू आर वेरी मच राइट कि ऐसा होता है। डॉक्टर्स के साथ भी होता है, ऐसा नहीं है कि मैं बड़े हॉस्पिटल जाऊंगा तो नहीं होगा। वो बड़े हॉस्पिटल से नहीं होता, वो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट किस माइंडसेट से काम कर रहा है। क्या वो पेशेंट को ठीक करने के माइंडसेट से बैठा है या उसको एक रेवेन्यू मशीन समझ के बैठा है, उस पर डिपेंड करता है। इस कारण आप देख रहे होंगे इंडिया में स्मॉल नर्सिंग होम्स बहुत ज़्यादा फ्लरिश करते हैं, उनसे पेशेंट भी खुश हैं, डॉक्टर्स भी खुश हैं, वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होती स्मॉल नर्सिंग होम में। जो क्या है कि बहुत क्लोज कनेक्शन होता है डॉक्टर और पेशेंट का, क्योंकि पेशेंट अगर चाहे तो डॉक्टर से बोल के डिस्काउंट भी करवा सकता है, होता ही हमको देना ही पड़ता है ना, कि अगर कोई गरीब है तो इसको डिस्काउंट कर दो। वही कॉर्पोरेट या बड़े हॉस्पिटल में क्या होता है, बहुत सारे बैरियर्स बना दिए जाते हैं, जिसके कारण से डॉक्टर का कोई से नहीं रहता कि वो कितना डिस्काउंट कर सकता है। तो डॉक्टर से कहा जाता है कि आप डिस्काउंट करें तो आप अपनी फीस से करो, यू फॉरफिट योर फीस,
कि आप जो चार्ज करो आप मत लो, वो पेशेंट को माइनस कर देंगे, आप बाकी चीज काउंटर नहीं कर सकते। एंड वो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो वो भी सही है, क्योंकि उन्होंने पैसे बनाने के लिए हॉस्पिटल बनाया है ना, लेकिन उसके कारण मरीज का बहुत नुकसान होता है। एंड पेशेंट ये रियलाइज नहीं करता कि डॉक्टर आपका डिसीजन नहीं ले रहा पेमेंट का, एक मैनेजमेंट टीम है जो डिसीजन ले रही है, और इसके कारण डॉक्टर बीच में पिस जाता है कि डॉक्टर ने ज्यादा फीस ली करके। जी। जैसा कि आपका डॉक्टर्स के हम इतनी सारी बातें हमने की हैं अभी, क्या आपकी बोन फील्ड से ऐसा होता है कि कभी कुछ बहुत मेजर डिजीज हो जाए? मतलब पेशेंट्स ऐसी कोई मेजर डिजीज मैम? बोन से ही रिलेटेड कुछ कभी ऐसा होता है कि जो बहुत मेजर हो जाए? हाँ होता है मैम, जैसे बोन्स पे बहुत सारे ट्यूमर्स होते हैं आजकल, जो कि ऑस्टियोसार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा, ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो कि कैंसर होते हैं, और वो लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। वो अगर फैलता जाए, अगर सही समय पे इलाज नहीं किया जाए तो वो फैल के दूसरे अंगों में फैल जाएगा, और फिर वो इनक्योरेबल हो जाता है, उसके कारण डेथ हो सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारी इंजुरीज ऐसी होती है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होती है। स्पाइन में कुछ ऐसी चीजें होती है, जैसे कॉर्डाई क्वाइना सिंड्रोम नाम की एक बीमारी होती है, जो अगर समय रहते उसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो वो लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी पैदा कर देता है। कॉर्डाई क्वाइना में बेसिकली क्या होता है कि एक मेजर आपकी स्पाइनल नर्व अगर दब जाए, सीवियरली दब जाए, तो आपके पेशाब करने की क्षमता और लैट्रिन करने की क्षमता में कमजोरी आ जाती है। तो अगर किसी इंसान को बोले कि आप जीवन भर अपने यूरिन नहीं रोक पाएंगे, है ना, आपको कब टॉयलेट जाना है आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, है ना, साथ में आपके पैर भी कमजोर हो रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा डिसेबिलिटी है ये, जो कि ट्रीटेबल है। अगर सही समय में 24 घंटे के अंदर उसका ऑपरेशन कर दिया जाए तो वो रिवर्स भी हो जाता है। लेकिन ये डर के कारण कि स्पाइन सर्जरी से पैरालिसिस हो जाएगा, इस कारण हम आए दिन रोज ऐसे पेशेंट्स देखते हैं जो 6 महीना, 8 महीना, साल भर वेट कर लिए हैं कि हो सकता है ये ठीक हो जाएगा, लेकिन उनको डे 1 पे बोला गया था आपको ऑपरेशन चाहिए, लेकिन क्योंकि हम डॉक्टर्स की कमी रही कि हमने उनमें इतना कॉन्फिडेंस इंस्टिल नहीं कर पाए कि हम अच्छे से कर सकते हैं। जी। आपको क्या लगता है कि हमें डॉक्टर को, ऑर्थो को और स्पाइन वालों को कब जाके विजिट कर लेना चाहिए? मैं कहूंगा मैम कि अगर बैक पेन वगैरह हो रहा है ना, तो पहली बार डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट विजिट हमेशा आपका एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपिस्ट के पास होना चाहिए आइडियली। अगर वो काम नहीं कर रहा है तो आप 2-3 हफ्ते के अंदर फिर डॉक्टर को दिखा सकते हैं। बहुत बार होता है कि पहली बार ही सीधा वो एक स्पाइन सर्जन के पास आ जाते हैं कि आप मुझे ठीक कर दे। मैं समझता हूँ कि हम इंडिया में इजी है एक स्पाइन सर्जन को अप्रोच करना। वेस्टर्न कंट्रीज में तो आपको 6 महीने के पहले किसी स्पाइन सर्जन की अपॉइंटमेंट मिलेगी ही नहीं। इंडिया में तो आज किसी को कमर दर्द हुआ, शाम को, कल सुबह वो दिखा सकते हैं, शाम के शाम ही दिखा सकते हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में पॉसिबल नहीं है। इंडिया में अप्रोच करने का ये मैं जो समझता हूँ कि आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, या तो फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाएं, या तो मसाज या जो बेसिक एम्पेरिकल ट्रीटमेंट होता है वो लें, घर में मसाज करें, गर्म सेकाई करें। नहीं ठीक हो रहा है तब आप डॉक्टर के पास आए। जी जी। आप अपनी स्पाइन सर्जरी को अगर 3 वर्ड्स में कुछ कहना चाहेंगे तो? मैम, इट इज सेफ, रिलायबल एंड रिपीटेबल। ठीक है। दिस इज काइंड ऑफ रैपिड फायर थिंग। जी। ओटी या फिर ओपन रोड? ओटी। ओके। पोर्श या फिर मस्टैंग? My first love will be Mustang, but definitely Porsche 911 someday. ओके। लास्ट ट्रैक पे आपका टॉप स्पीड कितना था? I have driven at 270 kilometers per hour. ओके। तो बस टेक ऑफ करना ही बाकी था बस। बाकी तो सारा कुछ हो ही गया होगा। ओके। सर, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे। काफी सारे मेरे अपने पर्सनल भी जो मिथ थे वो भी दूर हो गए, और मैं बहुत टाइम से ऑर्थो और स्पाइन के लिए देखना चाहती थी किसी ना किसी डॉक्टर को। मतलब मैंने मोस्टली ऑलमोस्ट सारे ही डॉक्टर्स कवर किए हैं, और मुझे कई लोगों की रहती है एडवाइस कि आप डॉक्टर्स बहुत सारे लाते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसी हूँ शायद मैं वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट कर करके लेके आती हूँ, और ऐसे ही लोग मैं मेरे प्लेटफॉर्म पे लाना चाहती हूँ जो एक्चुअल में
समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो सोसाइटी को कुछ अच्छा करके देना चाहते हैं, जिनका ऐसा माइंडसेट नहीं है जैसा आपने बोला कि पैसा बनाना और पैसा कमाना, तो जिनका ये माइंडसेट नहीं है सिर्फ कि नहीं नहीं हमको तो जो करना है वो पैसे के लिए करना है। तो मुझे आपसे मिलके भी आज यही चीज समझ में आई कि मेरा डिसीजन आपको यहाँ पे इनवाइट करने का बहुत सही था। एंड थैंक यू सो मच, आप Thank you. टाइम निकाल के Thank you. इतनी सारी चीजें हमें बताई हैं। और हम अपने जब आपका एपिसोड रिलीज होगा तो हम उसमें डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें देंगे, सर का हॉस्पिटल, सर की प्रोफाइल का लिंक, और सर की सिर्फ मस्टैंग की रील्स ही नहीं देखना है, मैंने सर की रील्स देखी हैं काफी सारी, इनके काफी सारे पेशेंट्स हैं जो बहुत खुश होकर काफी अच्छे फीडबैक्स जिन्होंने दिए हुए हैं। और मुझे सबसे अच्छा फीडबैक उनका लगा था, जो एक अंकल थे वो अभी रिसेंटली बूढ़े से थे, उन्होंने बोला मैं दौड़ के दिखाऊं, तो वो मैंने देखा था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, और आप बिल्कुल आगे बढ़िए और आप अपने ड्रीम्स और ऐसे अचीव करिए, और रायपुर में और अच्छी अच्छी कार्स लेके आइए आप भी। और बस यही मेरी विश है कि आप और आगे जाइए और सबका भला करते रहिए। थैंक यू सर।